इसे हम फेस्टिवल ऑफ सिटीजनशिप भी कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके चलता हूँ। एक जर्नी करते हैं मेरे नज़रों से, मेरे शब्दों से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे अल्फाजों से इस पूरी कायनात को और इस पूरे अर्थ को, इस पूरी गैलेक्सी को मानवीय दृष्टिकोण के साथ समझते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले इंका सिविलाइजेशन। वहाँ पर एक सामंत ग्रुप था और एक जो उससे शोषित वर्ग था, उसने एक रिबेल किया जिसको विद्रोह बोलते हैं। उस रिबेल को वहाँ के लोगों ने इतिहासीकरण के दस्तावेज के साथ पत्थरों में अपने क्षमता के अनुसार, उस वक्त तो इंक नहीं था, इन्वेंशन नहीं था, पेंट का इन्वेंशन नहीं था, तो अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने कुछ दस्तावेजीकरण किया। ये तकरीबन आज से 10,000 साल पहले की घटना है, अभी से, आज से। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा और मॉडर्न युग में। जैसा वो दस्तावेजीकरण होने के बाद उन्होंने उस चीज को कंपाइल किया कि हमारा थ्रेट हमारे आने वाले नस्लों के ऊपर भी सामंतगिरी का हो सकता है। तो उन्होंने उसको दस्तावेजीकरण करने के बाद प्यूरिफाई वर्ड्स में उसको रूल्स और रेगुलेशन के साथ उसको बाइंडिंग कर लिया कि ये शिलालेख है, उसके बाद ये शिलालेख है, उसके बाद ये शिलालेख है, ऐसा क्रोनोलॉजी के फॉर्म में। ये इस अर्थ की सबसे पहली घटना। उसके पहले रिकॉर्ड मिलते नहीं है कि किसी तरीके से किसी ने किसी भी तरीके से कुछ दस्तावेजीकरण किया हो। उसके बाद थोड़ा सा हम आते हैं माया, इंका के बाद माया है, फिर हम देखते हैं हड़प्पा, उसके बाद थोड़ा सा हम और सिविल होते चले गए। हमने कबीलों का अपना नेचर छोड़ा, हम थोड़े से सिविल होके हम रिवर सिविलाइजेशन की तरफ टर्न होते हैं। हमने नदियों के पास अपना घर ढूंढा, इंसानों ने अपने न्यूट्रिशन का इन्वेंशन किया, हमने वनस्पति शास्त्र को डेवलप किया, हम आयुर्वेद में बढ़े, हम और धीरे से धीरे हम शार्प होते चले गए। फिर इस धरती पर और एक घटना घटी सम्राट अशोका के पीरियड में, जिसको बोलते हैं हम टेराकोटा पे लिखान का एक पीरियड आया कि हमने लिखने की लिपिबद्ध तरीके से प्रोग्रेस किया। उसके पहले अलेक्जेंड्रिया का एग्जाम्पल मिलता है। अलेक्जेंड्रिया के पहले हिब्रू, लैटिन, उसके बाद थोड़ा सा हम जाएंगे तो रोम और एथेंस में हमने देखा कि लोगों ने अलग अलग शब्द, जैसा मैं हिंदी में समझा पा रहा हूँ तो इंग्लिश को एक बोला जाता है। इंग्लिश की हिस्ट्री में अगर से कोई इंग्लिश का विद्यार्थी है तो इंग्लिश को कुकर लैंग्वेज बोला जाता है। कुकर यानी जिस तरीके से हम कोई भी वेज पुलाव बना लेते हैं या फिर पुलाव बना लेते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं बहुत सारे। तो इंग्लिश, हिब्रू, लैटिन, उसी के साथ साथ फ्रेंच, जर्मन और ऐसे अन्य भाषाओं का एक संगम है, इसलिए इंग्लिश को कुकर लैंग्वेज बोला गया। जैसे जेम्स प्रिपेंस आते हैं, उन्होंने ब्राह्मी को डिकोड किया तो हमको अशोका के शिलालेख समझ में आए। तो प्रिपेंस यानी सर अलेक्जेंडर के फादर, यानी वो गुरु मानते थे अलेक्जेंडर प्रिपेंस को, जो कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी में वायसराय थे उस वक्त। तो मैं थोड़ा सा भाषा विज्ञान की तरफ आपको इसीलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हम अगर से इतिहास के गर्भ में नहीं जाएंगे तो प्रसव वेदना हमको हमेशा होते रहेगी। गर्भ में ही वेदना के वो दर्द छिपे होते हैं जो आज के जीवन में हमको यानी अंकुरित करते हैं। जैसा ओस की बूंद सूरज की किरणें गिरने के बाद गायब हो जाती है धरातल से, पर दर्द इंसानों का ये हमेशा रहता है, अजरा अमर रहता है। और जिस नस्लों को हम बोलते हैं, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वंचित किया गया या फिर दबाया गया या इन लॉस या लॉ में लाया नहीं गया या फिर गांव के हद पार किया गया, ये इस बात को थोड़ा सा मैं उल्टी नजर से, या मेरा नजरिया थोड़ा इस तरीके से है कि अगर से किसी की गुणवत्ता को दबाना चाहे कोई शक्ति, तो या तो उसको हजारों सालों के लिए गुलाम कर देता है या फिर उसके न्यूट्रिशन को वो छीन लेता है या उसको इस तरीके से मिसगाइडेड मिलता है हिस्ट्री में कि वो अपने हिस्ट्री तक नहीं पहुंच पाता है। तो पर उसी में से एक नस्ल में से एक कोई तो भी विद्वान आता है, किसी भी युग में आ सकता है, वो इतिहास के कल्पों को अपने तर्क शास्त्र के हिसाब से, अपने मानस शास्त्र के हिसाब से, अपने एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से अपने उस असली इतिहास तक को पहुंचता है और दुनिया के सामने ज्ञान के रोशनी से उसको रोशन करता है। हम और एक घटना, जैसे मैंने अशोका का पीरियड बताया कि अशोका के शिलालेखों में भी हमको मिलता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर लॉज,
यानी अगर से गांव में कोई होगा, गांव से जुड़ा हो, तो एक दमड़ी पीटने वाला एक कोई आता है साइकिल पे या कार पे, तो वो बता रहा है राजा का राजपत्र। तो ये हजारों सालों से होते आया। तो हम अभी तो डेमोक्रेटिक इंडिया में हैं, तो अशोका के पीरियड में हमको मिलते हैं, चाहे वो बलूत का शिलालेख हो, चाहे अफगानिस्तान से लेके रोम तक जो उनके शिलालेख पाए गए, चाहे खैबर खंड में कजाकिस्तान से लेके तो लद्दाख का जो एरिया है वहां पे भी जो उनके शिलालेख मिलते हैं, या चेर जो तमिलनाडु का एरिया है जिसको हम संगम हीरा बोलते हैं, जिसमें चेल थे, जिसमें पांड्यास थे, जिसमें चालुक्यास थे, जिसमें अभी भी हाल ही में एक मूवी आई है PS1 करके, जिसमें दिखा गया चोलाज। ये सारे जो किंगडम्स थे भारत के, या उस वक्त भारत को जो भी नाम बोला गया, महाभारत बोला जा सकता है, क्योंकि ये महाभारत ज्यूरिडिक्शनली था, यानी इसका ज्यूरिडिक्शन था खैबर खंड से लेके तो सोमालिया की पहाड़ियों तक। और अगर से कजाकिस्तान का जो हिस्सा हम देखते हैं, जो चाइना का जो पूरा भूभाग है, ये एक महाभारत था। हम जिस महाभारत को समझते हैं, उस महाभारत को इस महाभारत ने यूरोपियन राइटर्स ने अपने किताबों में, या लाइट ऑफ एशिया पढ़ लीजिए, या फिर नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, उन्होंने खुद सबूतों के साथ इसको उजागर कर दिया है कि ये कितना विशाल और कितना महान था। ये नागपुर से पास में पौनी करके एक एरिया है, वहां से रोम तक व्यापार होता था। ये बात मुझे नहीं लगता कि नागपुर के काफी कम लोगों को मालूम होगा। तो उसी तरीके से भारत को समझना पड़ता है अपने स्वच्छ भारत के चश्मे से नहीं। स्वच्छ भारत में जो चश्मा दिखाया है, उस चश्मे को डी कास्ट करना पड़ता है। उस चश्मे के सामने से अगर से कास्टिंग दिखेंगी, आपको कास्ट दिखेगा, तो डी कास्ट नहीं होता है। आपको पहले स्वच्छ भारत बनाना है तो स्वच्छ विचार, सुंदर आचरण और एक मानवीय अंग से इस चीज को समझना पड़ता है। तर्क के आधार पे आपको चीजों को समझना पड़ता है। तो एक ये घटना होती है। उसके बाद मेघना कार्टा पे आते हैं। 1205 में सामंत, यानी आज के सामंत जिसको हम समझते हैं वो सामंत नहीं, सामंत यानी कोई किसी ज्यूरिडिक्शन का प्रमुख, जिसको आप PI बोल सकते हैं। सामान्य भाषा में भी मैं समझा रहा हूँ कि आप मेरे बातों को यानी समझ जाए और उन चीजों से कनेक्ट हो जाए जिनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े से शब्द जटिल हो सकते हैं, पर आप एक डेवलप सिविलाइजेशन का वो पार्ट हो जो हजारों सालों से इस धरती पे रहा है। आपके जन्म तो अभी हुआ है, पर आपका जो मानव इतिहास है, ये हजारों सालों का इतिहास है इस पृथ्वी पे, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे जो चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1205 में राजा के अधिकार छीनकर प्रजा को दिए गए, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ लॉ। अगर से बेसिक कोई एडवोकेट है या तो हमको सबसे पहले मैग्ना कार्टा पढ़ना पड़ता है। 1205 की घटना होती है। इसमें नागरिकों को अगर से किसी तरीके से अत्याचार किया गया तो वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। जैसे सिद्धार्थ सर बोल रहे थे कि अभी तक संविधान ही नहीं देखा, तो अधिकार कैसे मिलेंगे। तो उसी तरीके से मैग्ना कार्टा की घटना होती है। ये इस सिविल सोसाइटी की, जो मॉडर्न सोसाइटी थी, ये सबसे बड़ी घटना। उसके बाद मैग्ना कार्टा को इनकॉर्पोरेट किया गया टेम्स के किनारे, ब्रिटेन में, फिलाडेल्फिया के नजदीक वाला एरिया था। वहां पे राजा को चुनौती दी गई प्रजा के द्वारा कि नहीं, आपका जो तरीका है ये चलेगा नहीं, आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। आपको भी 2 आंखें हैं, हमको भी 2 आंखें हैं, आप भले ही रूलर है पर हमारे और आपके बॉडी में कोई फर्क नहीं है। इस तरीके से मैग्ना कार्टा को ड्राफ्ट किया गया। उसके बाद इब्न बतूता मोरक्को से निकलते हैं। इब्न का मतलब होता है, ये उर्दू का शब्द है, उसका मतलब होता है मेल, यानी मेल यानी पुत्र, है ना। बतूता, एक गाना आपने सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता, ये अगर से जहन में होगा तो। इब्न बतूता 13वीं शताब्दी में आते हैं मोरक्को से। वो एक काजी फैमिली से थे, शिया थे, जैसे शिया, सुन्नी, पसमंदा, अहले हदीस मोमिन्स में होते हैं, इस्लाम जिसको फॉलो करता है। तो वो अपने लाइफ में 16 साल की उम्र में एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं। मैग्ना कार्टा के जस्ट तकरीबन आप बोल सकते हैं 100 साल बाद, है ना। तो वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं कि क्यों ना एक फाइंडिंग किया जाए। और जब वो निकलते हैं, मेरे को एक बहुत छोटा देश, एक पुअर देश होता है कि, और एक काजी है यानी जज है, जज, काजी यानी इस्लाम में जज बोला जाता है, जिसको हमारे यानी उर्दू के जानकार समझेंगे कि काजी यानी वो नहीं कि जो शादी लगाए, वो मौलवी होते हैं। काजी यानी शरीयत के हिसाब से लोगों के गुनाह को साबित करके उनको पनिशमेंट देने वाले यानी काजी।
लोगों के अगर से गुनाह नहीं है तो उनको बरी करने वाले हैं काजी। उनके एक तीसरे संतान इब्न बतूता यानी उनके साथ वो उनको एक निक नेम मिला इब्न बतूता। वो निकलते हैं मोरक्को से अपने 16वें साल में, 4-5 भाषाओं के जानकार, और चलते चलते हैं निकलते हैं फारस से, निकलते हैं यूनान जो आज का आप देख रहे हैं जहाँ फिलिस्तीन वगैरह देख रहे हो, उस टाइम पे उसको केनान बोला जाता था। 4 देशों का समूह जिसमें गाजा आ गया, फिलिस्तीन आ गया, तुर्किस्तान का पूरा हेलेनी, जिसको हेलेनी मार्केट बोला जाता है, ये दुनिया का सबसे प्राचीन मार्केट है ऐसा भी बोला जाता है, जिससे कनिष्का आए भारत में जो तुर्किस्तान के कबीलों से आते हैं। ये लिंक दर लिंक है, पर मैं वापस से इब्न पे आता हूँ। इब्न निकलते हैं तो वो अपने यात्रा में बहुत सारी संस्कृतियों को देखते हैं। वो देखते हैं बहुत ही दुनिया बहुत बड़ी है, यानी इनके अलग अलग लॉज हैं, इसमें कबीला लोग हैं, इसमें नूरखेशी है। नूरखेशी यानी उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है कत्लेआम, जीनोसाइड है। जैसा हम मणिपुर में देखते हैं अभी, एक कम्युनिटी के साथ खड़ी हो जाती है, एक स्टेट की पुलिस एक स्टेट की पुलिस के साथ खड़ी हो जाती है। तो हमारा जो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमको रोकता है, यानी खून रेशी से, कत्लेआम से हमको रोकता है। तो ये वरदान है इस पृथ्वी का सबसे बड़ा, मैं ये मानता हूँ। हम थोड़ा सा और इब्न की तरफ आते हैं। इब्न अपने जब वो खैबर खंड तक आते हैं, बहुत सारे 40-42 रियासतों को पार करते हुए और बहुत सारी चीजों का दस्तावेज तैयार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। वो भारत तक आते हैं। तो भारत में यहाँ तुगलक हुकूमत उस टाइम पे राज करती थी, जिन्होंने कैपिटल चेंज किया, ये सब पढ़ते हैं हम, तुगलकी फरमान निकलते थे। तो इब्न यहाँ भारत में आके बोलते हैं कि मैं 40 देशों से गुजरा अभी तक, मोरक्को से टूवर्ड्स इंडिया, तो मुझे इतना यानी इस तरीके की संस्कृति जहाँ वैदिक परंपरा अपना एक चरम पे थी, एक श्रमण संस्कृति थी वो अपने एक चरम पे थी, ये इस तरीके का ताना बाना वो देखते हैं यहाँ पे। इब्न बहुत अच्छे चित्रकार थे, उनकी फोटोग्राफी पूरे मोरक्को में आज भी देवों के जैसे और देवियों के जैसे पूजा जाता है। तो इब्न अपने दस्तावेज में भारत का भी जिक्र करते हैं। अगर से किसी को भारत का 12वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ना है तो इब्न की रिहाला नाम की बुक है, आप लिख सकते हैं। रिहाला का मतलब होता है ट्रेवल। रिहाला नाम से ही फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल का मैच भी होता है, जो मोरक्को रिप्रेजेंट करता है, फुटबॉल की टीम का भी नाम रिहाला है। तो भारत पहुंचते, भारत से होते होते चाइना क्रॉस करके वापस ऐसा राउंड मार के जैसे वास्को डी गामा आए, उसी क्लॉकवाइज वो वापस मोरक्को पहुंचते हैं अपने 60 साल की उम्र में, पूरी उनकी ट्रैवलिंग के बाद। और जो रिहाला वो लिखते हैं, उस रिहाला को वो अपने मोरक्को को डोनेट करते हैं। तो मोरक्कियंस पीपल्स बोलते हैं कि इतना पूरा घूम के कोई ट्रैवलर आता है तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो पूरा जश्न आम होता है, जैसे हम अभी भारत में संविधान उत्सव मना रहे हैं, या इसको बोल सकते हैं सिटीजनशिप का जो उत्सव है, या हमारे नागरिकता का जो उत्सव है उसको हम मना रहे हैं, हमारे गणराज्य का उत्सव हम मना रहे हैं, हम इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है, इसका हम उत्सव मना रहे हैं। तो उसी तरीके से इब्न का वहाँ स्वागत होता है और लोग रिहाला पढ़ते हैं। तो रिहाला पढ़ने के बाद लोगों को ये मालूम चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। रिहाला के पहले का मोरक्को और रिहाला के बाद का मोरक्को, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क 5 सालों में हो जाता है। इब्न के हयात में जब वो जिंदा रहते हैं तभी ये उनके सामने की मोरक्कियंस ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उनका आईक्यू लेवल डेवलप हो गया, वो तर्कशास्त्री हो गए। वहां पे भी एक वर्ण व्यवस्था थी, वहां दो रूलर्स थे, रेसिज्म वहां पे भी था, वो इक्वल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया का जो देखा कि नस्लभेद है, जातीयता है, सारी चीजें हैं, तो उन्होंने उसका रेमेडीज दिया, उसका उपाय दिया अपनी रिहाला नाम की पुस्तक में। तो मैं बताने का तात्पर्य ये है कि भारत का संविधान जिस तरीके से बना, तो ये उस तरीके से विचारधारा चलती आ रही है जो मानवीय इतिहास में कंटिन्यू ही, जिस तरीके से आरओ का पानी प्यूरिफाई होता है 7 प्रोसेस से, 8 प्रोसेस से, 9 प्रोसेस से, उसी तरीके से अमानवता को भी निकाल के मानव ही फेंकता है एक दिन। तो जिस तरीके से रिहाला का मैंने जिक्र किया, तो रिहाला की भी जो आज हम देखते हैं कि मोरक्कियंस पीपल आज दुनिया में रिहाला फुटबॉल टीम ये दुनिया जानती है, और रिहाला एक छोटा सा मोरक्को जो देश है, आज अपनी संस्कृति के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए ये तरक्की करता है। बट रिहाला ने क्या किया, वहां के कास्ट को तोड़ दिया, वहां के जो नस्लभेद को खत्म कर दिया। भारत में भी कुछ सालों तक ये सब चलते रहा, पर हम जो घटनाएं आज देखते हैं उसके उपायों की तरफ मैं प्रेजेंट में अभी आता हूँ आपको। जैसा हमने देखा कि इब्न का देखा, अशोका देखा हमने, माया, मैंने हड़प्पा बताया आपको।
हम अगर से प्रेजेंट में आते हैं तो हम देखते हैं कि इतने साल लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। रचयिता है, जो आर्किटेक्ट है, जिसने आर्किटेक्ट किया है पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनका स्टैचू फॉर्मली यानी इस तरीके से ऑफिशियली डिक्लेरेशन करने के लिए हमको इतने साल लग जाते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे संस्कृति के साथ। मैं भाषण शैली में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने नॉर्मल वार्तालाप में आपको बता रहा हूँ कि हमारी अगर से कुछ गलतियां होती है तो हम उन गलतियों को सुधार के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस देश को एक देश बना रखना है तो अमानवता कभी मानवता पे हावी नहीं होती। जैसा हमको जिस तरीके से श्रमण परंपरा के एविडेंस आज नहीं मिलते, हमको लगता है सारी वैदिक परंपरा से आई है या परंपरा से निकला है, तो ये भी हो सकता है किसी तरीके से षड्यंत्र हो। अगर से श्रमण भी थे और वैदिक भी थे तो श्रमणों का भी इतिहास होगा। तो हमारा जो इतिहास है हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। अगर से आप बारीकी से उसको ढूंढे तो एक एक शब्द, जैसा अभी गायकवाड़ सर बोल रहे थे, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को तो देखा ही नहीं, तो उसको समझने की बात भी अलग है। पर एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर से मैं जिस शैली में भाषण किया उस नजर से अगर से आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक हफ्ते में पूरा समझ जाएगा। किसी को 3 दिनों में भी हो सकता है, किसी को 4 दिनों में भी हो सकता है, किसी को आईक्यू लेवल के हिसाब से 10 दिनों में भी हो सकता है। लेकिन आजादी के इतने सालों के बाद भी आज ऑल इंडिया रेडियो में ये एडवर्टाइज आती है कि खाना खाने के पहले हाथ धो। यानी हमारा गवर्नमेंट हमको एजुकेटेड कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, इसको भी हमको ढूंढना पड़ेगा। या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों के मैं नाम नहीं लेता, उनके रास्तों के नाम आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट दिल्ली के रास्तों को दे रही है। तो जिन लोगों ने उस काल में विरोध किया, और आप संविधान का गुणगान भी करते हो, और एक तरीके से जो लोग इवन जो बना रहे थे संविधान सभा में, उनको रातों रात मारने की धमकियां मिल रही थी, या उनके साथ जितने भी, मैं नाम नहीं ले सकूंगा किसी के, क्योंकि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता। पर जिन लोगों ने विरोध किया, चाहे हिंदू कोड बिल हो या फिर जितने भी डेवलपमेंट या जितने भी कानून आ रहे थे उनका विरोध किया, आज उनका गुणगान हो रहा है उस गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट रूल करती है भारत को। और ये वही गवर्नमेंट है जिन्होंने उन्हीं लोगों को चैंपियन भी घोषित किया है। रास्तों के नाम, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री अभी गई है, बड़े बड़े बिल्डिंग के नाम उनको दिए जा रहे हैं, जिन्होंने संविधान का विरोध किया। तो मैं अंत में एक बात बोलूंगा, क्रांति के गर्भ में ही प्रतिक्रांति के बीज होते हैं, और प्रतिक्रांति के बीजों से ही क्रांति का जन्म होता है। धन्यवाद, थैंक यू।